हाँ जी, चलिए आइए शुरुआत करते हैं फिर से एक नए अध्याय की। चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 17 क्या है? और पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट। आपका कोई भी चेक है वो डिसऑनर होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। हुआ ऐसा कि आपने कोई भी चेक लाख रुपए का काट के दे दिया, लेकिन आपके अकाउंट में जो बैलेंस था वो था 50,000 रुपए। तो इस रीजन की वजह से आपका चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर, और उसके पास यहाँ पेनल्टी इम्पोज की गई है। देखो, अब आपको मुझे क्या कुछ रेस्पॉन्स देने हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में डालना। कि जब हम पूरे एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ते हैं तो आपको ये सिविल नेचर का दिखता है, लेकिन फिर चैप्टर 17 को एक क्रिमिनल पर्सपेक्टिव देने का क्या रीजन बना? और दूसरा मुझे बताना है, क्या एक क्रिमिनल नेचर का है, क्वासी क्रिमिनल नेचर का है। आइए अब आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 138, डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक फॉर इनसफिशिएंसी। आगे लिखा हुआ है ईटीसी। इसका मतलब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी इस प्रोविजंस के अंदर पढ़ेंगे, ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस यहाँ कभी भी कोई भी जब आप बेयर प्रोविजन पढ़ो तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है कि चेक को ड्रॉ कौन कर रहा है, चेक किसके लिए ड्रॉ किया जा रहा है, चेक का ड्रॉ करने का पर्पज क्या है, चेक रिटर्न हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजंस थे। जैसे ही आपको इन सब का रेस्पॉन्स मिलेगा आपका सेक्शन कंप्लीट। तो देखो, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, मतलब यहां जो चेक ड्रॉ किया जा रहा है, किसी ड्रॉर ने चेक को ड्रॉ किया on the account maintained on the account maintained by him with a banker for payment of any amount of money। ऐसा नहीं कि मानो मैं अपना अकाउंट को एसबीआई में मेंटेन करता हूं और मैंने पीएनबी का चेक काट कर दे दिया। यहाँ चेक किस कौन सा दिया जा रहा है? ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम, जहां वो अपना अकाउंट मेंटेन रखता है। और किस चीज के लिए? एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन, कि भाई जब कभी भी मैं चेक दूं तो आप किसी दूसरे पर्सन के लिए ये अमाउंट दे देना। क्या? फ्रॉम आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज। ये कह रहा है यहां पर आप किसी भी चेक को दे रहे हो वो डिस्चार्ज करने के पर्पज से दे रहे हो। किसको? किसी डेट को या किसी भी लाइबिलिटी को। तो डेट और लाइबिलिटी या तो होल दे सकते हो आप, होल डिस्चार्ज करने के लिए, या उसके किसी पार्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। आगे आपने चेक दे दिया इस पर्पज से, लेकिन अब हुआ क्या? इज रिटर्न, आपका वो चेक रिटर्न हो गया। कहां से हुआ? बैंक से। उसके पीछे पर्पज क्या है? बैंक से रिटर्न होने का। यहां दो रीजंस निकलते हैं ऐसे। तो फर्स्ट हो गया आपका, ईदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। आपके अकाउंट में चेक का ऑनर करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं था। जो सबसे पहले पहले ऊपर एग्जांपल लिया, हुआ क्या? किसी पर्सन ने कोई ये चेक काट कर दिया, देखो कितने का, लाख रुपए का, ये हो गया। लेकिन आपके अकाउंट में ही पैसे कितने पड़े हैं? 50,000 रुपए। तो अब उस चेक का ये ऑनर करने के लिए आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, इतना 1 लाख रुपए। तो आपका चेक उसमें डिसऑनर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। आगे आइए, इसमें एक दूसरा रीजंस भी दे रखा है क्या? or that it exceed the amount arranged to be paid from that account by the agreement made with the bank। हमें से कोई भी इंसान, जैसे कि ए है, उसने कह रखा है सुनिए सर ऐसी बात है कि हम एक टॉप अप अमाउंट फिक्स करते हैं बैंक के साथ में, कि आपको केवल मेरे अकाउंट से जैसे कि मानो 20,000 रुपए देने हैं। लेकिन कोई भी पर्सन गया और उसने क्या 30,000 का वो चेक लगा दिया, वो टॉप अप अमाउंट से एक्सीड है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या हो जाएगा? चेक डिसऑनर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 20,000 से ज्यादा वो दे नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? यहां पर तो लिखा हुआ है, देखो क्या, वो ऑफेंस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन समझो, जैसे ही आपका चेक रिटर्न हुआ तो यहां पर आपका कॉज ऑफ एक्शन या बॉन ऑफ कंटेंशन अराइज नहीं होता। इस ऑफेंस को होने से पहले, इस ऑफेंस को होने से पहले यहां प्रोवाइडो की 3 कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका ऊपर का ये आपका क्या हुआ? ये ऑफेंस हुआ, ऑफेंस प्लस 3 प्रोवाइडो,
तब जहां कर आपका क्या है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो देखो क्या है अभी कॉज ऑफ एक्शन क्या है, फर्स्ट हम देखते हैं। आइए आइए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन शेल अप्लाई अनलेस। उन्होंने कह दिया कि सुनिए सर ऐसी बात है, ऊपर कुछ भी दे रखा हो लेकिन पहले आप हमारी सुनो, ये 3 कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना जरूरी है। तो पहली क्या है, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड with the bank within a period of 6 months from the date on which it is drawn or within the period of validity whichever is earlier। देखो इस पर आरबीआई की भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अब ये पीरियड आपका के 3 मंथ्स हो गया है। इसका मतलब क्या है, जिस भी चेक से ड्रॉ किया गया है, मानो ये है आपका, ये बना दिया मैंने कोई चेक और यहाँ पर चेक की कोई भी डेट मेंशन है। अब यहाँ से विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जैसे यहाँ मैं डेट डाल देता हूँ 1/2/2005, तो ये आपने हो गई 1 और ये हो गए 5/2005, इसकी वैलिडिटी पीरियड कंसिडर की जाएगी। आपको इतने टाइम पीरियड में चेक को क्या प्रेजेंट करना है। अब यहाँ कितना हो गया, 3 मंथ्स कंसिडर है। आगे क्या है, द पेई, पेई का मतलब कौन हो गया, जिस पर्सन के लिए वो चेक दिया गया था, या होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब इन द लास्ट जिस पर्सन के हाथ में वो चेक आ रहा है। तो क्या हो गया, द पेई होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक as the case may be makes a demand for the payment of said amount of the money by giving a notice in writing। अब यहां पर जो पेई है वो राइटिंग में क्या देगा, नोटिस देगा। और किसके लिए देगा, वो देगा उस ड्रॉअर के लिए ऑफ द चेक, जिसने उस चेक को बनाया था कि सर हमारा पैसा हमको वापस लौटा दीजिए। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है कितना, 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द बैंक। जिस दिन से उस ड्रॉई के पास में, जिस दिन से उस होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में बैंक से नोटिस मिल गया कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, अब वहां से विद इन द पीरियड ऑफ 30 days जो वो ड्रॉअर को इन्फॉर्म करेंगे कि सर आप क्या कीजिए, जो भी चेक का जो पेमेंट है उसको क्या कर दिए, रिटर्न कर दीजिए, जो कि चेक क्या हुआ है, अनपेड, जो आपने हमारे लिए दिया था, आपका जो भी अमाउंट है वो हमारे लिए प्लीज दे दीजिए। आगे क्या है, अब उस पर्सन के पास नोटिस पहुंच गया, किसके पास में, अब पहुंच चुका है नोटिस आपका ड्रॉअर के पास में। तो देखो द ड्रॉअर, तो लाइन फिर से ड्रॉअर से स्टार्ट होती है। द ड्रॉअर ऑफ सच चेक्स फेल्स मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट, वो इस पेमेंट को करने में फेल होता है, किसके लिए, पेई के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, और दूसरा भी क्या है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो कितने टाइम पीरियड में, विद इन द पीरियड ऑफ 15 days उस नोटिस से। तो अब यहां पर आपका अराइज हो चुका है कॉज ऑफ एक्शन। समझ रहे हो भाई। तो देखो आपको केवल ये सिंपल सा अभी तक ये अपना इस तरीके से बना लेना है। देखिए लिए अब आपके क्या समझ में आता है, ये तो मैंने बना लिया है यहाँ पर आपके लिए ड्रॉअर, जिसे हम पेयर भी कह सकते हैं। यहाँ ले लिया हमने ड्रॉई, या जिसको पेई, या होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्रॉई और पेई आप जब कंपेयर करते हो होल्डर इन ड्यू कोर्स से, तो काफ़ी इनमें अंतर होता है। और यहाँ पर जो अपनी ड्रॉअर की जो बैंक है वो क्या हो गई, ड्रॉई बैंक। किसकी बैंक है, ड्रॉअर की। अब देखो होता क्या है, यहाँ जो पूरा सर्कल ऐसा चलेगा कि सबसे पहले बैंक को किसने प्रेजेंट किया था, चलो इसके लिए थोड़ा सा एक कलर बदल लेते हैं, ये ले लिया हमने। ये सबसे पहले इस ड्रॉई ने चेक को यहाँ दिया, देने के बाद इन्होंने कह दिया कि सुनिए सर आपका चेक हो गया ये रिटर्न। जैसे ही इसका टाइम पीरियड कितना था, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यहाँ से जैसे ही चेक रिटर्न हुआ तो इसके पास चेक आया, जैसे इसके पास चेक आता है ये इसको इन्फॉर्म करेगा। ये अपना टाइम पीरियड क्या था, अपना टाइम पीरियड इसमें कंसिडर किया गया था विद इन द पीरियड ऑफ 30 days। जैसे इसके पास इन्फॉर्म हुआ, अब ये बैठा रहता है कि कुछ नहीं करता, चक दुम दुम करता रहता है ये। लेकिन जैसे इसके पास नोटिस पहुंचा था, 15 दिन का इसके पास टाइम पीरियड है, क्या 15 दिन के अंदर अंदर आप जो भी ड्रॉई का अमाउंट है उसको पे कर दीजिए। लेकिन 15 दिन के बाद भी अगर इसने पे नहीं किया तो यहां इसके बाद आपका होता है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। ठीक है, अब आओ यहां पे, जैसे ही आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो अब क्या है, तो अब बोला गया है
ही शैल बी पनिश्ड, इसको पनिश किया जाएगा। ये रहा सेल किसे विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। या इम्प्रिजनमेंट दे रखी विच में एक्सटेंड टू 2 years, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल है। सुनिए भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2 years है। 2 years तक बीच में एक्सटेंड मतलब 1 month 1 year, ये 1.5 साल या 2 साल तक में एक्सटेंड टू। एंड जो फाइन कितनी दे रखी है, फाइन है अपनी में एक्सटेंड द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। अगर आपका चेक 2 लाख रुपए तक का है तो 2 लाख का अपना 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाता है कितना, 4 लाख रुपए। तो ये नहीं कि 4 लाख ही देने हैं, में एक्सटेंड मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, विच इज डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, और विद बोथ या दोनों भी इसके ऊपर इंपोज किए जा सकते हैं। अब देखो एक केवल छोटा सा अपना एक्सप्लेनेशन है कि जो अपनी डेट और अदर लायबिलिटी है, देखो अदर लायबिलिटी क्या होगी, देखो बेटा ऐसा है कि हमारी बेटी बड़ी होने वाली है, उसके सारे जो खर्चे हैं आपको उठाने हैं, लो हम आपको चेक देते हैं। ये कहना मीन्स द लीगली इन्फोर्सेबल, ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ये डेट में आपको और अदर लायबिलिटी के बेसिस पे जो मैं आपको चेक दे रहा हूं, मानो मैंने चेक दिया कि देखिए सर ऐसी बात है कि आपने क्या बच्चों की किडनैपिंग की और मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, और बाद में वो चेक का डिसऑनर हो गया, तो क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल है? आप मुझे बताना। तो देखो इस तरीके से आप इस पूरे सेक्शन को, हमने केवल एक बेयर प्रोविजन पढ़ा है, लेकिन जब आप इसको लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पढ़ते हो, एक पर्सपेक्टिव भी समझते हो कि प्रैक्टिकल में इसका क्या यूज किया जाता है, तो बहुत सारे आपको चीजें समझने के लिए यहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो सर चलते हैं हम। थैंक यू सो मच। और हाँ जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह ही गई, अगर आपको इसी तरीके के हर किसी भी सेक्शन के प्रोविजन चाहिए तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।